हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा 25 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस करंट अफेयर्स में आज हम 25 जुलाई से रिलेटेड सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, और साथ ही हम उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो इस क्लास में आज हम इम्पोर्टेंट फैक्टों के साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, और डिस्क्रिप्शन पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा 25 जुलाई का आज का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर का हमारा प्रश्न क्या है। तो हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी घोषणा की गई है आईपीएल के आयोजन के संबंध में। तो कहाँ पर आईपीएल का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ आपका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में इस बार आईपीएल होगा। ठीक है, तो भारत में कोरोना के चलते इस बार आईपीएल संयुक्त अरब में करवाने का निश्चय किया गया है। तो उसके संबंध में यहाँ पर आपको जानकारी बताई गई। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर। ठीक है, अब इसके संबंध में देखते हैं हम हमारे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो इंडियन प्रीमियम लीग, जिसको हम आईपीएल बोलते हैं, उसके 13वें सीजन के आयोजन को लेकर आधिकारिक घोषणा हो गया है। तो आधिकारिक घोषणा करते हुए उस आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने बताया कि पूरा टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आईपीएल के चेयरमैन के अनुसार आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। तो यहाँ पर टाइम टेबल के बारे में बताया गया है कि 19 सितंबर से उसकी शुरुआत होगी, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का फाइनल और इसका फाइनल मुकाबला 8 नवंबर 2020 को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के 13वें सीजन के आयोजन के लिए यूएई की 3 जगह को फाइनल किया है। तो यूएई में 3 स्थानों को चुना गया है जहां पर आईपीएल का आयोजन किए जाने की फाइनल का आयोजन किए जाने की बात कही गई है। तो हम जानते हैं कि आईपीएल क्या है। तो आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में और आगे क्या जानकारी है। तो यहाँ आगे आपको बताया गया है कि यूएई क्या है। तो यूएई क्या है ये आप जान लीजिए। तो यूएई को हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। ठीक है, और इसका इसका जो ये है यह यूएई जो है, ठीक है, यहाँ ए है। तो यूएई कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आबू धाबी है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। तो यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जहाद अल नहयान हैं। ठीक है, और यहाँ आगे बताया गया है आपको कि इसका शहर जो दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। तो आईसीसी जो हमारा है उसका मुख्यालय भी यहीं यानी यहाँ संयुक्त अरब अमीरात यानी के शहर दुबई में स्थित है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसको कहा जाता है बुर्ज खलीफा, वह भी आपकी यूएई में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 82.8 मीटर के लगभग कुछ है। ठीक है, तो और यह भी यूएई देश के दुबई शहर, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह भी यूएई के दुबई शहर में स्थित है। तो यूएई के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं कि आईपीएल क्या है। तो आईपीएल भारत में आयोजित होता है, इंडियन प्रीमियम लीग कहते हैं इसको।
और इसका पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था। इसमें T20 खेल खेले जाते हैं, 2020 खेल खेले जाते हैं 20-20 ओवरों को, और इसका जो नियंत्रण है वह BCCI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम इसमें जान लेते हैं कि BCCI क्या है। तो भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है BCCI। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है यह। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, मुंबई में मुख्यालय है, और सौरभ गांगुली अभी अध्यक्ष हैं और हेमांग अमीन को CEO बनाया गया है। अभी आपने कुछ दिन पहले जाना था कि जौहरी जी के इस्तीफे के बाद इनको CEO बनाया गया था, और उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा, सचिव हैं जय शाह, और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं शास्त्री रवि शास्त्री जी, और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन जी। तो ये आपकी जानकारी थी BCCI के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि किसे ब्रिक्स CEA के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो BCCE के मानद सलाहकार के रूप में ब्रिक्स में किसको चुना गया है, यहाँ आपको आंसर बताना। तो आंसर है आपका साहिल सेठ। साहिल सेठ को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स पहले हम देख लेते हैं कि साहिल सेठ को वर्ष 2020-23 यानी 2020 से 23 तक की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं। अभी ये 2011 बैच के राजस्व अधिकारी हैं, और इनको यदि हम बात करें तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 2012 में हुई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य MSME खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाने का है। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। इसे BRIC के नाम से जाना जाता था। जब इसको बनाया गया था तब यह BRIC था, लेकिन बाद में इसमें 2010 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के बाद इसमें S जोड़ दिया गया, तो यह ब्रिक्स बन गया। इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो इसी दिन 1927 में रेडियो का प्रसारण बम्बई स्टेशन से किया गया था, और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरू की गई थी। तो आपका 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम बताइए। तो 23 जुलाई को जो मंगल मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया है उस मिशन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका आंसर है तियानवेन फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि तियानवेन
फर्स्ट नाम का मंगल मिशन लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। ठीक है, तो अब हम इस संबंध में देखते हैं। तो यहाँ चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हैनान द्वीप के वैनचांग अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रेषित किया। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी और तियानवैन नामक पहला मंगलयान उन्होंने भेजा है और यह ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रेषित किया गया है। ठीक है, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा के करीब पहुंच जाएगा। तो चीन द्वारा मंगल मिशन के तहत इसी माह आपने देखा था कि यूएई ने भी एक मंगल ग्रह के लिए मिशन एक प्रेषित किया था और अभी आप ने देखा कि तियानवैन नामक चीन ने एक मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा है। अब आगे हम देखते हैं तो आपका चीन के बारे में। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी युआन है। ठीक है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी यांगवास्की है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि में बात करें तो चीन विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है आपका प्रवासी रोजगार ऐप। तो प्रवासी रोजगार नामक ऐप सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कौन है? ये एक फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है, और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, उनको रोजगार की तलाश करने के लिए इस एप्लीकेशन को उन्होंने लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स सेंटर से जुड़ी 500 से अधिक कंपनियां इसमें कनेक्टेड हैं और इसके जो नौकरियों के अवसर यहाँ पर प्रदान करती हैं। तो इन क्षेत्रों में कनेक्टेड करने के लिए व्यक्तियों को, मजदूरों को इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जब प्रवासी लोग अपने घर जाने में असमर्थ थे तो उनकी मदद करने के लिए भी ये सुर्खियों में आए थे कुछ दिन पहले। ठीक है, तो अब इन्होंने उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा कि स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आंसर है हमारा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। अब हम जानते हैं कि स्पेस एक्स क्या है। तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। संस्थापक और सीईओ एलोन मास्क हैं। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और अध्यक्ष गाबनी शाटवेल जी हैं। साथ ही हम देखते हैं दक्षिण कोरिया। तो यह एशिया महाद्वीप में है, राजधानी सियोल है और करेंसी दक्षिण कोरिया वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरफ अग्रसर हो रही हैं? तो रिलायंस जियो को किस देश ने क्लीन टेलकोस की लिस्ट में, सूची में शामिल किया है? ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको
आंसर बताना है तो यहाँ आपका आंसर है अमेरिका। अमेरिका द्वारा क्लीन टेलकोस जो सूची जारी की जाती है उसमें अभी रिलायंस को रखा गया है, रिलायंस को शामिल उसमें किया गया है। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं तो अमेरिका के बारे में हम देखते हैं तो अमेरिका की जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसको हम यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं और इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है। तो यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है यह पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और यदि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, RIL की बात करें तो यह भारतीय मूल की एक कंपनी है और इसके अभी प्रमुख जो हैं वो है मुकेश अंबानी जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। साथ ही इसकी स्थापना 8 मई 1973 को की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि कारूर वैश्य बैंक ने नए MD और CEO को नियुक्त किया है। तो कारूर बैंक ने अपना नया MD और CEO किसको नियुक्त किया है? तो आंसर है हमारा रमेश बाबू। रमेश बाबू जी को कारूर बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कारूर बैंक क्या है। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई। इसका मुख्यालय तमिलनाडु कारूर में है और इसके अध्यक्ष NS श्रीनाथ जी हैं। इसका टैगलाइन जो है स्मार्ट वे ऑफ बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो प्रत्यक्ष बिक्री सूचकांक में भारत को WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान पर रखा गया है? तो आंसर है हमारा 17वें स्थान पर भारत को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और हम यदि बात करें तो पहले स्थान पर है आपका अमेरिका, ठीक है, और दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है कोरिया और जर्मनी। तो कोरिया और जर्मनी इसमें तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है हमारा चीन और पहले स्थान पर है अमेरिका। यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा केंद्र की स्थापना की है? तो कोविड-19 सुविधा केंद्र की स्थापना DRDO के द्वारा की गई है। तो यह कहाँ पर की गई है? आंसर है हमारा लेह में। लेह में DRDO ने कोविड-19 के परीक्षण की केंद्र की स्थापना की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि DRDO क्या है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम DRDO कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है। इसका जो स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि इसका मोटो क्या है। मोटो इसका आपका परीक्षा में पूछा जाता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में MFIN के मुख्य कार्यकारी और निर्देशक यानी CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो MFIN का नया CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर है आलोक कुमार। आलोक मिश्रा जी को इसका जो CEO है
नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करें कि यह क्या है, तो यह माइक्रो फाइनेंस उद्योग के लिए स्वनियामक संगठन है। ठीक है। और इसने बताया कि 1 अगस्त 2020 से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक का पद संभालेंगे। तो आलोक कुमार कब से पद संभालेंगे, तो आप ये आपका 1 अगस्त से पद संभालेंगे। साथ ही मिश्रा वर्तमान में MDI गुड़गांव में सार्वजनिक नीति और शासन के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। यह वर्तमान CEO जो हैं हर्ष श्रीवास्तव, उनके स्थान पर पदभार संभालेंगे और उन्होंने 2 साल से अधिक समय के बाद आगे बढ़ने का फैसला लिया है। डॉक्टर आलोक मिश्रा के पास अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान दोनों में लगभग 28 वर्ष का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस बैंक ने इंस्ट्रा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने इंस्ट्रा क्लिक सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है, तो आंसर है हमारा BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में यदि हम बात करें तो 100% आपका पेपरलेस डिजिटल सेल्फ अटेस्टेड ऑनलाइन बचत खाता खोला जाएगा। यह हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें डिजिटल KYC, नो योर कस्टमर जो है आपका, और आधार आधारित OTP के प्रमाणीकरण के द्वारा आपका बैंक खाता खोला जाएगा और बैंक की वेबसाइट, मोबाइल फ़ोन और iPad, लैपटॉप, PC के माध्यम से संचालित किया जा सकता है इसको। और खाते को वास्तविक समय में सक्रिय किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर तुरंत MPIN के साथ लेन देन शुरू कर सकता है। तो यहाँ पेपरलेस 100% पेपरलेस खाता खोलने की स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 13वां प्रश्न हमारा क्या है। तो ICC टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बना है, और इन्होंने होल्डर को पछाड़ा है। तो यहाँ पर आपका आंसर है स्टोक्स। तो बेन स्टोक यहाँ पर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रचते हुए स्टोक्स ICC की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे कम विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पेश किया है। तो 50% आरक्षण देने का विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने के संबंध में। तो हम देखते हैं यहाँ आंसर। तो आंसर है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि वह पंचायती राज में यानी पंचायत में भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करेगी। तो यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी हम चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर यहाँ का है फरीदाबाद, और यहाँ विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा सीटें हैं कुल 5 और लोकसभा सीटें हैं 10। ठीक है। साथ ही इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
यहाँ इसी में हमको जानकारी दी गई है कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिस संबंध में यह फैसला लिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसकी तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो यहाँ आपका आंसर है गुजरात। गुजरात में यह परियोजना है और इसमें उन्होंने क्रांतिकता प्राप्त की है। तो यदि हम बात करें, इसमें हम देखते हैं कि हमारी क्या जानकारी है। तो इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में यह स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि यह तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसमें गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे पर यह स्थित है। साथ ही हम यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। यहाँ की राजभाषा गुजराती है और यहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा सीटें 182 हैं, राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 26। तो ये थी आपकी गुजरात के संबंध में जानकारी। तो ये थी आज की हमारी पूरा इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स, साथ ही उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट PDF आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और आप हमारे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर भी जुड़कर आप सभी PDF एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, नमस्कार।